आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश बुक से चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये एन फ्रैंक की डायरी का एक एक्सट्रैक्शन है। उसमें से एक अवतरण लिया गया है। और एन फ्रैंक कौन थी, इसको मैं चैप्टर को पढ़ने से पहले बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, एन फ्रैंक के बारे में बताता हूँ। एनलिस मैरी एन फ्रैंक, शॉर्ट में नाम था, पूरा नाम था एनलिस मैरी एन फ्रैंक। 12 जून को जन्म हुआ था इसका, और 12 जून 1929 को, और मृत्यु हुई थी फरवरी मार्च 1945। बहुत कम उम्र इसने जी। जर्मनी में पैदा हुई थी और एक यहूदी लड़की थी, जूइश गर्ल थी, एक यहूदी लड़की थी जिसने लिखना शुरू किया जब वह अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी। जब वो अपने परिवार के साथ में और अपने 4 दोस्तों के साथ में एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, उस दौरान उसने ये डायरी लिखना शुरू किया। यह वह दौर था जब, उस समय की बात है जब नाजियों ने जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध में कब्जा कर लिया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब्जा कर लिया था। उसका परिवार एम्स्टर्डम चला गया, जहां नाजियों का जर्मनी में दबदबा बढ़ा, पर वे वहीं बंधक बना लिए गए। जब यहूदियों पर उत्पीड़न बढ़ने लगा, जब यहूदियों पर ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, इनका परिवार 1942 में उसके पिता ऑटो फ्रैंक के दफ्तर की बिल्डिंग में छिप गए। 2 साल तक छुपे रहने के बाद इनके साथ विश्वासघात किया गया और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकालकर यहूदियों के लिए बनाए गए यातना शिविर, यहूदियों के लिए अलग से अत्याचार करने के लिए जो शिविर बनाया गया था, उसमें भेज दिया गया, जहाँ एन का बर्जेन बेल्सेन में टाइफस बीमारी से अपनी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ ही दिनों बाद निधन हो गया। जहाँ पर इसकी बहन के कुछ दिनों बाद ही एन फ्रैंक का एक बीमारी से, जिसका नाम है टाइफाइड या टाइफस, उससे इसका निधन हो गया। उसके पिता ऑटो फ्रैंक उस पूरे समूह में अकेले जीवित बचे थे। उसके पिता पूरे सब यहूदियों में अकेले ही जिंदा बचे थे। वे युद्ध समाप्ति पर, जब यह वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके बाद एम्स्टर्डम लौट कर आ गए। उन्होंने वहाँ देखा कि एन की लिखी हुई डायरी वहाँ सुरक्षित रखी थी। एन ने जो डायरी लिखी थी तो वहाँ वो सुरक्षित रखी थी। उसने ये देखा, उन्हें भरोसा था कि यह एक अद्वितीय दस्तावेज है। उन्होंने देखा कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूनिक डायरी है, और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया उसी समय में कि वो इस डायरी को प्रकाशित करवाएंगे, छपवाएंगे। अ डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से उन्होंने इसको वो प्रकाशित करवाएंगे। और यह डायरी एन फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी। 13वें जन्मदिन पर यह डायरी उन्हें एन फ्रैंक को गिफ्ट की गई थी, और उसमें 12 जून 1942 से घटी उनके जीवन की हर घटना का जिक्र था। 12 जून 1942 से जितनी भी एन फ्रैंक के जीवन में जो घटनाएं हुई, वो सब का जिक्र था। और उसकी आखिरी बार लिखी घटना 1 अगस्त 1944 की अंकित थी। लास्ट पेज उन्होंने, एन फ्रैंक ने 1 अगस्त 1944 को लिखा था। उसका धीरे धीरे उसकी मौलिक भाषा डच से अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। ये डायरी जो है ना, इसकी मेन भाषा, इसको डच में लिखा गया था बेसिकली, और इसे कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया अनुवाद करके। और दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक पुस्तक ये बन गई। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली जो बुक्स हैं, उनमें से एक किताब एन फ्रैंक की डायरी बन गई। इस पर बहुत सारे फिल्में भी बनी, टेलीविज़न भी बने, और नाटक भी पेश किए गए। रंगमंच पर इसके जो प्ले भी प्रस्तुत किए गए। इस डायरी को एक समझदारी और आनंदमय मन से काम किया गया, बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखा गया था। इस डायरी में
नाजियों के दबाव में दैनिक जीवन के अनुभव का पूरा ब्यौरा है। नाजियों ने जो दबाव दिया था, जो प्रहार किया था यहूदियों पर, उसके बारे में दैनिक जानकारी, दिन भर की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में पूरा वर्णन किया गया था। एन फ्रैंक नाजियों द्वारा सर्वनाश किए जाने वाले सबसे ज़्यादा प्रख्यात और चर्चित पीड़िता बन गई थी। नाजियों ने जो सबसे ज़्यादा आतंक किया था उनमें से एन फ्रैंक उनमें से एक थी और उसके साथ भी सबसे ज़्यादा अत्याचार किया गया था। तो उसने ये अत्याचार झेला। उसमें से उसी डायरी के कुछ एक पेज इसमें से लिए गए हैं। इसमें हंसी खेल की बातें, अच्छी बातें लिखी गई हैं। कोई अत्याचार जो झेला था उसके बारे में कोई वर्णन नहीं है। यहाँ केवल एक पेज या एक दिन की घटना हम कह सकते हैं। तो अब देखते हैं ये डायरी की शुरुआत हो रही है। इसने डायरी कहाँ से लिखना शुरू की है। अब तक मैंने बताया कि एन फ्रैंक कौन थी और ये डायरी उसने क्यों लिखना शुरू की और कब कैसे लिखना शुरू की। अब वो ये डायरी लिखना शुरू किया है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। उसने कहा कि मेरे जैसे लोगों के लिए डायरी में लिखना वास्तव में एक अजीब सा अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी भी कुछ लिखा नहीं है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नीदर आई नॉर एनी वन else will be interested in musing of 13 years old school girl। बल्कि इसलिए लग रहा है मुझे अजीब क्योंकि बाद में एक 13 साल की लड़की की डायरी को ना तो मैं ही पढ़ना चाहूँगी और कोई और भी नहीं पढ़ना चाहेगा। ओ वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। और मुझे लिखने जैसा भी महसूस नहीं हो रहा है। एंड आई फील लाइक राइटिंग, उसने कहा ओ वेल, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग मतलब मुझे लिखने जैसा महसूस हो रहा है, मुझे लिखने की इच्छा हो रही है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मेरे चेस्ट में, मेरे हृदय में जितनी भी चीज़ें हैं उनको लिखने के लिए मुझे बहुत आवश्यकता है। अगले पैराग्राफ में उसने कहा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर यानी कि कागज़ के पास मनुष्य से ज़्यादा धैर्य होता है। आई थॉट, मुझे लगता है, ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। ये मैं जो लिख रही हूँ, मैं एक दिन की घटना बता रही हूँ जहाँ पर मैं थोड़ी सी डिप्रेस मतलब तनावग्रस्त महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स, और अपने घर पर अपने ठोड़ी को अपने हाथ पर रखे हुए, अपनी चिन को अपने हाथ हथेली पर रखे हुए, बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर महसूस कर रही थी और बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी इंटरेस्ट के महसूस कर रही थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये आश्चर्य कर रही थी कि मैं घर पर रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और मैं जहां थी फाइनली मैं वहीं रुक गई, यानी कि घर पर रुक गई। ब्रूडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, ये सोचते हुए कि हाँ, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टिफ ब्लैक नोटबुक, ये मेरे पीले रंग की काले से पड़ रहे कपड़े जो पेजों की जो डायरी है, जो मुड़े हुए हैं, उस डायरी को मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगी इसे पढ़ने के लिए। ग्रेटली रेफर टू एज अ डायरी, जिसको मैं डायरी नाम दे रही हूँ। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे एक वास्तविक दोस्त नहीं मिलेगा तब तक मैं इस डायरी को किसी को देने वाली नहीं हूँ। इट प्रॉबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और जब तक दोस्त नहीं मिलेगा तो मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं किसी को इस डायरी को नहीं पढ़ाऊँगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं पॉइंट पर वापस आती हूँ। दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी, जिस वजह से मैं डायरी रखने के लिए प्रॉम्प्ट हूँ, डायरी रखने के लिए आतुर हूँ। इन द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड, पहला पॉइंट ये है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इस बात को और साफ साफ कहती हूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट a 13-year-old girl is completely alone in the world, क्योंकि इस बात को कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की
पूरी दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं अकेली। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। एंड अ 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, और एक 16 साल की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स, और मेरे परिवार को पसंद करने वाली एक आंट हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, बजाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, मैं ये सोचती हूँ जब मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, तो अच्छा समय गुजारती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, मैं हर चीज़ उनसे नहीं कह सकती, लेकिन दिन भर की जो घटनाएं होती हैं उनको मैं उन्हें बता सकती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम दोस्त हैं लेकिन एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोजर नहीं हैं, समीप नहीं हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, असल में ऐसे ही चीज़ें होती हैं कि हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं तो एक दूसरे के क्लोज भी नहीं होते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, वो भी बदलना नहीं चाहते। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इस वजह से मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। टू एनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मैंने कल्पनाओं में मैंने अपना एक दोस्त बना के रखा था कि मेरा एक दोस्त बनेगा कभी, जो जिससे मैं अपनी पर्सनल बातें शेयर करूंगी। इसको मानते हुए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन द डायरी, मैं इस डायरी में जॉट डाउन यानी कि जल्दी जल्दी कुछ फैक्ट नहीं लिखना चाहती। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो ज़्यादातर लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बजाय इसके मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और अपनी इस दोस्त को मैं किटी बुलाऊंगी। उसने इस डायरी का नाम भी किटी रख दिया। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज, क्योंकि कोई भी मेरी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, कहानी का एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करेगा जो टू किटी, जो मैं किटी को लिखूंगी। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चालू कर दूं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। I'd better provide a brief sketch of my life, इसलिए मैं अपने जीवन का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। Much as I dislike doing so, जो मुझे पसंद नहीं है, जो परिचय देना मुझे पसंद नहीं है, उसे देना चाहती हूँ। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिताजी जो कि बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करने वाले हैं, जो मैंने देखे हैं, किसी भी इतने मैंने फादर देखे उनमें सबसे ज़्यादा बच्चों को प्यार करने वाले मेरे पिताजी हैं। डिडंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक वो 36 साल की नहीं हो गई। एंड शी वॉज 25, जब तक वो 36 के नहीं हो गए और वो 25 की नहीं हो गई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, मेरी बहन मार्गोट फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में यानी कि 1926 में जन्मी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और जब मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, 1933 में मेरे पिता हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ अलेंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और सितंबर में मेरी माँ भी उनके पास चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू HN टू स्टे विद अवर ग्रैंड मदर, जबकि मार्गोट और मुझे HN हमारी दादी माँ के पास भेज दिया गया। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट भी हॉलैंड दिसंबर में चली गई।
एंड आई फॉलोड इन फेबररी, और फरवरी में मैं भी उनके पीछे ही उनके बाद वहाँ पहुँच गई। व्हेन आई वॉज प्लंक डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, जब मैं तब चली गई फरवरी में जब मुझे मार्गोट के जन्मदिन पर वहाँ पर जाना था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, वहीं मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और 6 साल तक मैं वहाँ रही। जब मैं 6 साल की थी तब तक वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, तब उस समय तक मैं फर्स्ट फॉर्म, ये क्लास है, फर्स्ट फॉर्म में आ चुकी थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कूपर्स, 6th फॉर्म में मेरी टीचर मिसिस कूपर्स थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और उस साल के ख़त्म होते होते हम दोनों आंसुओं में थे, हम दोनों की आंखों में आंसू थे, मतलब टीचर की भी और इसकी भी। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, क्योंकि हमने एक हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाला फेयरवेल का सामना करना पड़ा। इन द समर ऑफ 1941, 1941 में की गर्मियों में ग्रैंडमा फेल इल, ग्रैंडमा दादी माँ बीमार हो गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो जन्मदिन था वो एक छोटे सेलिब्रेशन के साथ गुजरा। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी, दादी माँ जनवरी में डाइड हो गई, एक्सपायर हो गई 1942 में, 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, ये सेलिब्रेशन जो मेरा था 1942 का, वो अन्य किसी उद्देश्य से था। ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और बाकी मोमबत्तियों के साथ में ग्रैंडमा के लिए एक अलग से मोमबत्ती कैंडल जलाई गई। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम दोनों अभी भी, हम चारों अभी भी अच्छा कर रहे थे, अच्छे से रह रहे थे। 4 मतलब दोनों पेरेंट्स और इसकी बहन मार्गरेट और एन फ्रैंक। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और इस तरह से से गुजरते हुए मैं आज की डेट 20 जून 1942 पर आई हूँ। तो ये डायरी का जो पेज है 20 जून 1942 की घटना वाला पेज है, उस डेट का पेज है। तो कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये डायरी कब लिखी गई, ये पेज कब लिखा गया, तो 20 जून 1942 को लिखा गया। एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं आज इस डेट को पूरी तरह से डायरी के लिए समर्पित हूँ। उसने लिखना चालू किया, सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन द बूट्स। उस दिन की घटना बता रही है, आज हमारा पूरा क्लास जूतों की चलने की आवाज़ से गूंज रहा था। द रीजन, कारण ये था, ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teacher decide who will up to the next form and who will be kept back। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज रिजल्ट आने वाला है और टीचर डिसाइड करने वाले हैं कि कौन स्टूडेंट आगे के क्लास में प्रमोट होगा और कौन स्टूडेंट पीछे ही रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधे से ज़्यादा क्लास शर्त लगा रहा है। GN एंड आई लाफ अवर सेल्व्स सिली एट 2 बॉयज बिहाइंड अस, हमारे पीछे 2 लड़के हैं, उनके बारे में, उन पर हम हंस रहे हैं। GN और मैं हंस रही हैं। CN एंड जैक्स हु हैव स्टेकेड द इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड, और CN और जैकेब जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां शर्त लगाने में ही गुजार दी हैं। फ्रॉम मॉर्निंग नो टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, इस तरह से शर्त लगा रहे हैं कि तुम पास होने वाले हो। और वो दूसरा बोलता है नो आई एम नॉट, मैं नहीं, यस यू आर, नो आई एम नॉट। इस तरह के शर्त लगाते लगाते उनकी पूरी छुट्टियां बीत गई हैं। इवन GS प्लीडिंग ग्लांसेस एट माई एंग्री आउटबस्ट कांट काम देम डाउन, और इवन
जीएसबी ग्लांसेस चारों तरफ देख रहे हैं और मेरी जो एंग्री आउटबर्स्ट है, मेरी जो गुस्से वाली जो हंसी है, मैं वो भी उसे शांत नहीं कर पा रही। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट क्वार्टर ऑफ अ क्लास शुड बी केप्ट बैक। अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा अंदाज़ा है कि क्वार्टर मतलब एक चौथाई हिस्सा इस क्लास का वो पीछे रहने वाला है, मतलब फेल होने वाला है। बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन टीचर पृथ्वी पर दुनिया में सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, मतलब उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो किसे फेल करें और किसे पास करें। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपनी लड़की दोस्तों के बारे में चिंतित नहीं हूँ और अपने बारे में चिंतित नहीं हूँ। विल मेक इट, इसका मतलब है विल मेक इट मतलब हम पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द मैथ्स। एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट। और खैर हम कुछ नहीं कर सकते, बस इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट। तब तक हम एक दूसरे से बस यही कह सकते हैं कि चिंता मत करो, पास हो जाओगे। तब तक हम एक दूसरे से यही कह सकते हैं। आई गेट अलोन प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमन। उसने बताया कि मैं अपनी टीचर्स के बीच में अच्छी हूँ, मतलब मेरे कोई इमेज ख़राब नहीं है। और टीचर्स कौन हैं? उनमें से 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स हैं, 7 मैन हैं और 2 विमन हैं। मिस्टर के सिंह द ओल्ड फॉगे हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर के सिंह है जो पुराने फैशन के व्यक्ति हैं, वो मुझे मैथ पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी, मुझसे चिड़े हुए थे फॉर एजेज, बहुत लंबे समय से। फॉर एजेज का मतलब है बहुत लंबे समय से चिड़े हुए थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत चेतावनियों के बाद भी, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, मेरी बात करने के लिए सज़ा के तौर पर, पनिशमेंट के तौर पर उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एंड ऐसे ऑन सब्जेक्ट, और होमवर्क क्या था? एक निबंध किस सब्जेक्ट पर? अ चैटर बॉक्स, मतलब बातूनी सब्जेक्ट पर होमवर्क दे दिया कि एक ऐसे लिखना है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। चैटर बॉक्स, इस टॉपिक पर आप क्या लिख सकते हैं? I'd worry about that later, मुझे इस पर चिंता थी। I jotted down the title in my notebook, मैंने निर्णय लिया और मैंने जल्दी से टाइटल नोटबुक पर लिख दिया। Tucked in my bag and tried to keep quiet, और अपने बैग के पास बैठकर मैं बड़ी शांति से बैठ गई। That evening, after I'd finished the rest of my homework, उस शाम को मैंने जब पूरा अपना बकाया का होमवर्क ख़त्म कर लिया, द नोट अबाउट द ऐसे कॉट मी माई आई, तो ऐसे की जो टाइटल थी, वो नोट लिखा था, वो मेरी आंखों के सामने उस पर मेरी नज़र पड़ी। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाते हुए, मुंह में डालते हुए मैंने इस टॉपिक पर सोचना चालू किया। एनीवन कोड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कोई भी शब्दों के बीच में ज़्यादा स्पेस छोड़कर लिख सकता है, इस पर निबंध लिख सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। उसने कहा कि कोई भी बड़े बीच में शब्दों को छोड़कर स्पेस दे के कोई भी 1 पेज और 2 पेज का ऐसे लिख सकता है, लेकिन असली ट्रिक थी कि इस निबंध से, अपनी बातों से टीचर को कन्विंस करना है कि बात करना क्यों ज़रूरी है और चैटर बॉक्स पर निबंध लिखना है। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक से मुझे एक विचार आया। आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, और मिस्टर कीसिंग ने मुझे जो होमवर्क दिया, जो ऐसे दिया, उस पर मैंने 3 पेजेस लिख दिए। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और मैं अपने आप में संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग मतलब बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है, ये स्टूडेंट की एक हैबिट है, आदत है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और इसे मैं अंडर कंट्रोल, नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करूँगी।
बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, और मैंने ये भी लिखा कि मैं अपने आप का को संभाल नहीं सकती ऑफ द हैबिट, इस आदत से, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ भी उतनी ही बात करती है जितनी कि मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, अगर ज़्यादा नहीं करती, एंड दैट देस, ज़्यादा नहीं करती मतलब तो मेरे बराबर तो करते ही हैं, एंड दैट देस नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, इसलिए आपके अंदर जो विरासत में, इनहेरिटेड ट्रेड मतलब विरासत में जो आदतें मिली हैं उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। मिस्टर के सिंह हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, मेरे जो तर्क थे उन पर मिस्टर की सिंह बहुत ज़्यादा हंसे, बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, तो जब मैंने बात करना चालू किया, ही असाइंड मी द सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, इस बार होमवर्क क्या था, एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, ऐसी चैटर बॉक्स, ऐसी बातूनी जिसे बदला नहीं जा सकता, जिसे सुधारा नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर की सिंह हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, मैंने उस पर भी निबंध लिख दिया, मिस्टर की सिंह को इस पर भी कुछ कहना नहीं था, मतलब बाकी के होमवर्क पर मिस्टर की सिंह को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मेरे इस निबंध पर थी। हाउ एवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही फाइनली हैड इनफ एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल, और उन्होंने लास्ट तीसरा होमवर्क मुझे दिया, एक जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेट मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटरबॉक्स, मतलब क्वैक बतख के बोलने की आवाज़ होती है, तो क्वैक क्वैक का मतलब है बहुत ज़्यादा बात करना, ऐसा चैटरबॉक्स ने कहा, तो ऐसा कोई होमवर्क इसने इस टाइटल में दिया। इस टाइटल पर फिर से निबंध लिखना था। द क्लास रोड, क्लास हंसने लगा, आई हैड टू लाफ टू, और क्लास के सामने मुझे भी हंसना पड़ा। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेज, हालांकि मैं थक चुकी थी कि मुझे बार बार चैटर बॉक्स टॉपिक पर निबंध मिल रहे थे। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब यह समय था कि मैं कुछ डिफरेंट लिखूं, समथिंग ओरिजिनल, कुछ अपना ही ओरिजिनल लिखूं। माई फ्रेंड सैनी हुड एट गुड एट पोइट्री, मेरी फ्रेंड सैनी जो कि पोइट्री में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे, उसने मुझे निबंध लिखने में अपनी मदद ऑफर की कि मैं निबंध लिखने में तुम्हारी मदद करूंगी। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरू से एंड तक, इन वर्ड्स, पूरा निबंध कविता की भाषा में होगा, काव्य की फॉर्म में होगा, पोइट्री फॉर्म में होगा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछलने लगी। मिस्टर के सिंह वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर के सिंह मुझ पर मजाक करने वाले थे, विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर, इस विषय पर, बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन इस बार मुझे इस बारे में विश्वास था कि मैं निश्चित होना चाहती थी कि इस बार जोक उन पर उल्टा पड़ जाए। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी कविता ख़त्म की, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये कविता सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान, ये कविता एक माँ डक के बारे में और पिता सोन के बारे में, विद देयर बेबी डकलिंग, और उनके बच्चों के बारे में, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, जो उनके पिता के द्वारा उनको बहुत ज़्यादा नोचा काटा जाता था, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे। लकीली, सौभाग्य से, मिस्टर की सिंह टुक द जोक द राइट वे, उन्होंने इस जोक को सही तरीके से ले लिया। ही रीड द पोइम टू द क्लास, उन्होंने इस कविता को पूरे क्लास में पढ़ के सुनाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपना कमेंट भी उस पर दिया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और इस कविता को अन्य क्लासों में भी पढ़ के सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और तब से मुझे बात करने की परमिशन दी गई है और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बजाय इसके, मिस्टर की सिंह ऑलवेज मेकिंग जोक्स देयर दिस डेज, मिस्टर की सिंह इन दिनों हमेशा जोक्स मजाक करते रहते हैं और मुझसे अच्छे से बात करते हैं। योर्स एनी, तुम्हारी एनी,
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद साइट एडेप्शन। तो ये डायरी ऑफ एडिक्शन, एन फ्रैंक की जो डायरी प्रकाशित हुई थी एक बुक की फॉर्म में जिसका टाइटल था द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उसमें से इसे एक्सट्रैक्ट निकाला गया जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था। तो ये था आपका चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।